आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर के जयंत रेड्डी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आईएलएस हॉस्पिटल। आज हम इनसे जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में और इसके ये बीमारी कैसे होती है और किन को ग्रसित करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ में। ओके, तो सर आज आपसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि आर्थराइटिस क्या है और इस वर्ष आर्थराइटिस डे का थीम क्या है। नमस्कार। हर साल अक्टूबर 12th इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो इस साल का आर्थराइटिस डे का थीम है कि इट्स पावर टू अचीव ड्रीम्स। So this is in assurance to the patients that ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में की वजह से जो पेशेंट्स सफ़र करता है, तो इसका उस पेशेंट्स का एक जैसा देयर टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव देयर उसका जो बीमारी से थोड़ा राहत मिलने का एक थीम इस साल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जैसा बीमारी है जिसकी वजह से पूरा जिंदगी भर जॉइंट्स का पेन्स होता रहता है, जॉइंट्स इफेक्ट होता है। हर जॉइंट मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट्स एंड इफेक्ट होता है, बाकी जॉइंट्स भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसा पेशेंट्स में उसका गोल्स, लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए, उसका एक्टिविटी नॉर्मलाइज करने के लिए इस साल का थीम रखा है। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि किस एज ग्रुप में हमें आर्थराइटिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये आर्थराइटिस ऐसा आर्थराइटिस इज नथिंग बट जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट खराब होने का इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये हर एज में इफेक्ट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली आफ्टर 55 इयर्स, आफ्टर 60 इयर्स इसका इफेक्ट होता है। मगर आजकल बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल्स एंड बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ये आर्थराइटिस अभी एडोलेसेंस में भी, यंग एडल्ट्स में भी और अर्ली एडल्टहुड में भी ये आर्थराइटिस का बीमारी ज्यादा हो रहा है। सम आर्थराइटिस लाइक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ये हर एज ग्रुप में ये हो सकता है। तो सर आपने अभी जैसे कहा कि अर्ली एज में भी आजकल आर्थराइटिस होता है, तो बच्चों में ये क्यों होता है और इसका कारण क्या है? बच्चों में कॉमन रीजंस फॉर आर्थराइटिस इन चिल्ड्रन इज मोस्टली इन्फेक्शंस, सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से होता है, या कभी कभी चिल्ड्रन affected by autoimmune disorders like connective tissue disorders or rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis with arthropathy. ऐसा conditions में children will get more affected. Most common is because of joint infections. Okay. तो सर ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा बच्चों में पहला डायग्नोसिस करना है। फर्स्ट जैसा ऐसा पेशेंट इफेक्ट हो रहा है तो उसका क्यों इफेक्ट हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इज इट बिकॉज ऑफ अदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, डिफरेंशिएट करके उसको ट्रीटमेंट करना है। और कभी कभी डायग्नोसिस कुछ थोड़ा कभी कभी डिले हो सकता है, तो सही से थोड़ा पेशेंट से उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है टू अवॉइड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रंस लाइफस्टाइल। ओके, तो सर अगला क्वेश्चन होगा कि जैसे बच्चों में भी होता है और यंग एडल्ट्स में भी होता है, मेटाबॉलिक कंडीशन इसमें क्या रोल प्ले करता है कि मेटाबॉलिक कंडीशन से भी आर्थराइटिस होता है? सो यूजुअली इन चिल्ड्रन वंस ये डायग्नोसिस होने के बाद हम देखते हैं कि उसका लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स,
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं कंडीशन। तो उस कंडीशन में कभी कभी बच्चों में भी स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, और स्टेरॉइड्स देने से ऑब्वियसली वेट गेन होता है और बोन्स वीक होता है। सो ये सब बैलेंस करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, तो इसलिए एक प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है एडोलेसेंट्स में भी और यंग एडल्ट्स में भी, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूटी होता है। तो इसलिए ये दिस इज जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कंटिन्यूटी है। एक और डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिक कंडीशंस की वजह से होता है, लाइक विटामिन डी डिफिशियंसी, कुछ लोगों को यंग एज में डायबिटीज होता है, यंग एज में ओबेसिटी स्टार्ट होता है। ऐसा कंडीशंस में जो मेटाबॉलिक इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल थायराइड का प्रॉब्लम्स होता है, पैराथायराइड हार्मोन प्रॉब्लम्स होता है, या हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंडर हम क्लासिफाई करते हैं। सो ऐसा मेटाबॉलिक कंडीशंस में इसका अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, देख के डायग्नोस करके उसको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन होगा, जैसे आपने ऑटोइम्यून डिजीजेस के बारे में बोला, तो हम आर्थराइटिस में ऑटोइम्यून डिजीजेस की पहचान कैसे कर सकते हैं? आर्थराइटिस में ये ऑटोइम्यून डिसीज, आइडेंटिफाइंग द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। सो पेशेंट का जब कंप्लेन करते हैं उसी वक्त हम उसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। सो यूजुअली जैसा मैं बोला है कि पहले बच्चों में पहला इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। वंस इन्फेक्शन रूल आउट करने के बाद भी जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट हो रहा है, सो वो कारण क्या है, इज इट बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल एएसओ टाइटर ज़्यादा हो रहा है बच्चों में। ऐसा एएसओ टाइटर ज़्यादा हो रहा है तो एएसओ मीन्स एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, वो बोलते हैं एक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये टाइटर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से फ्लीटिंग जॉइंट पेन्स होता है, एक जॉइंट इन्वॉल्व होने के बाद एक और जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ऐसा जॉइंट्स एक एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में सब जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकता है, और स्पेशली स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। सो ऐसा डिफरेंशिएट करके उसको टेस्ट्स करके देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सस्पिशन आ रहा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एंटीसाइक्लिक एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज बोलते हैं एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट करने से आरए फैक्टर बोल के एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट करके हम स्पेसिफिकली उसको डायग्नोस करके उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना। ओके, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि जैसे ऑटोइम्यून डिजीज के कारण इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो होता है उसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में पहला, जैसा मैं पहले बोला है, फर्स्ट ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो उसको पहला हम स्टेरॉइड्स देते हैं। तो स्टेरॉइड्स के बाद वंस द इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद ये कंटिन्यूटी, जॉइंट एफेक्शन कंटिन्यूटी नहीं होने के लिए आजकल कुछ नया मेडिसिन आया है, लाइक JAK2 इनहिबिटर्स, टोफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब कुछ दवा होता है, वो दवा यूज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में ये JAK2 इनहिबिटर्स में भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ऐसा पेशेंट्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थोड़ा कॉस्टली है, मगर अच्छा राहत मिलता है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की वजह से। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि सेप्टिक आर्थराइटिस क्या है, और फिर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करें? ये सेप्टिक आर्थराइटिस यूजुअली पेशेंट हमको हेवी पेन्स, अफेक्टेड जॉइंट, जो भी जॉइंट इफेक्ट हुआ है उसका सीवियर पेन होता है पेशेंट को। पेशेंट कैन नॉट इवन मूव। ऐसा कंडीशन में पेशेंट को लेके आते हैं पेरेंट्स यूजुअली, एंड पेशेंट को फीवर होता है,
सेप्सिस मीन्स नथिंग बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सेप्सिस बोलते हैं. सो बैक्टीरिया अफेक्टिंग द जॉइंट, उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं. ओके. तो ऐसा कंडीशन में हम तुरंत उसको ब्लड टेस्ट करके उसको इन्फेक्शन कंफर्म करके उसको तुरंत हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन है तो स्वेलिंग ज़्यादा है, एफ्यूजन ज़्यादा है, ऐसा पेशेंट जॉइंट को मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कंडीशन में हम कभी कभी ऑपरेट भी करना पड़ता है. ऑपरेट करके जो अंदर जो पस कलेक्शन है उसको निकाल के ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ता है. तो सर आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि आर्थराइटिस की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और आर्थराइटिस कितने टाइप का होता है? Arthritis usually broadly classified into primary and secondary osteoarthritis. So primary osteoarthritis means primary मतलब ये age related है, मतलब degenerative changes जिसमें आता है उसको हम primary arthritis जैसा कंसिडर करते हैं. एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस मतलब जैसा मैं कंडीशंस बोला है, लाइक inflammatory arthritis, gouty arthritis, कभी कभी skin conditions like psoriatic arthritis, autoimmune disorders, connective tissue disorders, ये सब inflammatory arthritis होता है. तो इन्फेक्शन की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं. सो सेकेंडरी रीजंस मतलब कुछ कारण की वजह से जॉइंट अफेक्ट हो रहा है, ऐसा कंडीशंस को हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं. तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन होता है. इस क्लासिफिकेशन में अगेन ट्रीटमेंट भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द रूट कॉज हम इसको ट्रीट करते हैं. सर अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि इन्फ्लेमेशन और जो इन्फेक्शन है इन दोनों आर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो दो टाइप के. इन्फ्लेमेशन मतलब आउटसाइड ऑर्गेनिज्म की वजह, लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, हाँ. वायरस है, फंगस है, ये सब आउटसाइड ऑर्गेनिज्म जो हमारा बॉडी के अंदर आके उसको इफेक्ट करता है. उसको उसके खिलाफ, जो आउटसाइड ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं. इन्फेक्शन. सो इन्फ्लेमेटरी मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड. ओके. तो यूरिक एसिड इज नॉट आउटसाइड सब्सटेंस. यूरिक एसिड हमारा बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है. सो उसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारा बॉडी के अंदर जो जॉइंट का जो साइनोवियल टिश्यू होता है या जॉइंट सराउंडिंग टिश्यूज का जो प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं. हमारा बॉडी के अंदर का जो प्रोटीन्स के खिलाफ हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं. ओके. तो सर आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि हाई यूरिक एसिड के कंडीशन में हमारा जॉइंट कैसे रिएक्ट करता है? नहीं, ये हाई यूरिक एसिड क्यों होता है कि हम जब प्रोटीन लेते हैं बॉडी में, हमारा डाइट में, हर डाइट में प्रोटीन लेता है, हर आदमी की डाइट में प्रोटीन लेता है. फॉर एग्जांपल हम चिकन, मटन, फिश सब लेते हैं, दाल भी लेते हैं कभी. ये सब की वजह से ये जो प्रोटीन बढ़ता है बॉडी में, तो ये प्रोटीन हमारा बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है लिवर में. तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है ये यूरिक एसिड, नथिंग बट. तो ये यूरिक एसिड जब नॉर्मल लेवल से जब बढ़ता है, ये यूरिक एसिड जाके जॉइंट में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म होता है जॉइंट में. तो ये क्रिस्टल्स विल फॉर्म इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. सो पेन होता है जॉइंट्स में और मसल स्टिफनेस, जॉइंट पेन ये सब होता है बिकॉज ऑफ हाई यूरिक एसिड. ओके. तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ये यूरिक एसिड जब डिटेक्ट करता है बॉडी में, हम कुछ मेडिसिन्स है यूरिक एसिड कम करने वाला, मेडिसिन लाइक एक्सोस्टैट, कैलोप्यूरिनॉल,
कुछ मेडिसिन है। और इसके साथ थोड़ा डाइट रिस्ट्रिक्शन भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, लाइक हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करने के लिए फॉर सम टाइम। तो आजकल क्या है कि वो एक तरफ डाइट भी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, एक तरफ गाउट का मेडिसिन भी ले रहे हैं। ऐसा है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। सो यूजुअली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि यूरिक एसिड कम होने वाला दवा भी लेना है एंड हाई प्रोटीन डाइट भी अवॉइड। सर आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि प्राइमरी अर्थराइटिस को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली अकर्स आफ्टर 50 years of age. यूजुअली 50 years के बाद जॉइंट लाइन खराब होना शुरू होता है एंड मोस्ट कॉमनली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिपेंडेंट जॉइंट्स इफेक्ट होता है। जिस जॉइंट में मोबिलिटी ज्यादा होता है तो जॉइंट्स को ऐसे जॉइंट्स इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, ऐसा जॉइंट्स है। सो इसको डायग्नोज करना बाय वे ऑफ एक्सरेज, बाय वे ऑफ एमआरआई, बाय वे ऑफ सम ब्लड टेस्ट, ऐसा करके उसको डायग्नोज करके, स्पेशली नी जॉइंट्स अगर डायग्नोज करना है तो स्टैंडिंग एक्सरे पूछते हैं, बिकॉज वेट बेयरिंग कंडीशन में हमको जॉइंट कितना खराब हुआ है वो साफ साफ दिखता है। देन हम उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन होगा कि स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब जॉइंट इफेक्ट होता है उसका स्टेजिंग होता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है। So usually stage 4 arthritis means that is severe arthritis. जॉइंट ज़्यादा खराब हो गया और जॉइंट स्पेस बिल्कुल कम हो गया, और तो ऐसा जॉइंट्स को हम यूजुअली वी स्टार्ट विद मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी। मेनली सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं पेशेंट को, लाइक फ्लोर में नहीं बैठना, नीचे, लाइक टू यूज वेस्टर्न कमोड्स फॉर वॉशरूम पर्पसेस। ऐसा हम एडवाइस करके उसका प्रॉपर फिजियोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, मेनली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करते हैं। सो आफ्टर कोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स एंड फिजियोथेरेपी, पेशेंट को अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, कंडीशन ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ कभी कुछ इंजेक्शंस पुश करते हैं, मगर इंजेक्शंस पुश करना आजकल स्टेरॉइड पुश करना एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज स्टेरॉइड हमारा जॉइंट का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है। तो इसलिए उसको मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी, उसके बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो देन जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करना। ओके, तो सर आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के कितने टाइप होते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूजुअली एक ही टाइप का होता है, मगर यूनिकॉन्डलर, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, ऐसा करते हैं। मतलब ये ओनली स्पेसिफिकली टू नी जॉइंट। ऐसा हिप जॉइंट है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही करते हैं। एंड ये इसमें ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी जिसका इफेक्ट होता है, ऑलरेडी जिसका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसा पेशेंट्स को जो ऐसा पेशेंट्स को भी कभी कभी इफेक्ट होता है, लाइक आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट आल्सो द नी रिप्लेसमेंट में फेल। ऐसा जो जिसका फेल होता है उसको रिविजन रिप्लेसमेंट भी, उसको बोलते हैं कि रिविजन रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो सर अगला क्वेश्चन होगा, जैसे आपने सीवियर आर्थराइटिस की बात की, क्या उसमें हमें सिर्फ नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन है या कोई मेडिकल ऑप्शन भी इसमें उपलब्ध है? वही जैसे मैंने बोला है ना, इसका मेडिसिन होता है और इंजेक्शंस, यूजुअली इंजेक्शंस आजकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस स्पेशली वे आर डिस्करेजिंग, बिकॉज स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से जॉइंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर बीइंग अफेक्टेड। ये हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस बोलते हैं, एक इंजेक्शंस है जिसकी वजह से थोड़ा जॉइंट का लुब्रिकेशन इंक्रीज होता है। और पहले अराउंड 5 years बैक, 10 years बैक तो PRP इंजेक्शंस करते थे,
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस पुश करते हैं। वो प्लेटलेट रिच मतलब वो पेशेंट के ब्लड से ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को प्रिपेयर करके उसको इंजेक्ट करते हैं। ऐसा इंजेक्शंस भी उसका कोई रोल नहीं है आजकल, क्योंकि बिकॉज द लेटेस्ट स्टडीज have shown that PRP injections have no effect on stage 4 osteoarthritis of knee. And एक प्रोसीजर है जो ऑटोलॉगस कार्टिलेज इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ACI। ऑटोलॉगस कार्टिलेज मतलब पेशेंट का कार्टिलेज को दूसरी नॉर्मल जॉइंट से कार्टिलेज लेके उसको कल्चर करके अगेन अफेक्टेड जॉइंट के अंदर उसको इम्प्लांटेशन करते हैं। This is called autologous cartilage implantation. Okay, ये प्रोसीजर है जो still under experimental stage. So gold standard for severe osteoarthritis of knee joint or hip joint is mainly total joint replacement. Okay. तो सर आपने जैसे अब तक बहुत बार बोला है कि लाइफस्टाइल चेंजेस आप रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से अर्थराइटिस में सहायता होगा? Yes, mainly after especially in sedentary lifestyle, जो पेशेंट्स sedentary lifestyle लीड करते हैं, लाइक मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, बैठ के काम करने वाले, या यूजुअली ज़्यादा काम नहीं होता है जिसका जो हाउस वाइफ्स होता है, या कुछ ऐसा पेशेंट्स में जिसका ओबेसिटी भी होता है, ऐसा पेशेंट्स में यूजुअली हम बिफोर ये चेंजेस आने से पहले ही थोड़ा फर्स्ट थिंग इज वेट रिड्यूस करने को बोलता है। थोड़ा हर दिन थोड़ा एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर्स वॉकिंग करने को बोलता है। एंड नीचे फ्लोर में नहीं बैठना है, जैसे मैं पहले बोला है। And if the joints are already affected, ये वेस्टर्न कमोड यूज करने को रिकमेंड करते हैं। एंड ये थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, लाइक फॉर एग्जांपल जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, लोअर लिम जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, लोअर लिम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने को मिलता है, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने को। तो ये सब एक्सरसाइज करके थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर रहने से मैक्सिमम हम डिसीज प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। ओके, तो सर क्या अर्थराइटिस को प्रिवेंट सच में किया जा सकता है कि ना हो अर्थराइटिस, ऐसा कुछ हो सकता है? प्रिवेंटिंग अर्थराइटिस, I should say it's a dream actually, because preventing arthritis not possible, but because when the patient जब एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जब when रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी वेट को कंट्रोल रखते हैं, you can stay away from arthritis. But once arthritis एक बार आए तो once the joint gets affected, और भी ज्यादा केयरफुल रहना है, ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना है। ये सब करे तो थोड़ा डिसीज प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकता है। और once the disease process is delayed, once a certain lifestyle, a healthy lifestyle is achieved, so we can avoid big operations like total joint replacement जैसा operations को हम avoid भी कर सकते हैं। ओके सर, तो आपने आज जो भी बताया है, मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ स्टूडियो में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।